Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Times. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम फ्रेंच सॉल्यूशन के पार्ट 4 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कल जहां पे हमने इस वीडियो को रोका था, आज सेम वहां से आगे चलेंगे। लुइस 16 की डेथ के बाद फ्रांस में आर्थिक हालत तो वैसी ही थी, लेकिन पॉलिटिकल हालात में बहुत सारी चेंजेस आने लगी। जैसे कि जैकोबियन क्लब जो था, उसके जो लीडर थे रॉबस्पियर, वो सरकार में आ गए। वो एक छोटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, मतलब थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, और उनका जो रीन था वो भी कहीं बहुत सारी कठिनाइयों से निकला। मतलब उनके शासन के दौरान भी फ्रांस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो कि निंदनीय है कह सकते हैं। तो जो रीन को रीन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। मतलब 1793 से लेके 1794 इन फ्रांसिस कॉल्ड रीन ऑफ टेरर। रॉबस्पियर जो थे वो बहुत ही एक कंट्रोल फ्रीकिंग पर्सन थे। मतलब उन्होंने पूरी फ्रांस को बहुत ही तगड़े कंट्रोल में लाया था। मतलब सिवियर पनिशमेंट मिलती थी जो भी उनके खिलाफ जाते थे, रिपब्लिक के खिलाफ जाते थे। कोई भी ऐसा इंसान जो देश की देश से दुश्मनी की बात करता था या कुछ ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को वो टोटल ही एलिमिनेट कर रहा था। इनफैक्ट कि उसके जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर थे वो भी उसके खिलाफ हो गए। बहुत सारी अच्छी चीजें भी की गई रॉबस्पियर के द्वारा, जैसे कि मतलब फूड वगैरह की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती थी। एक प्रॉपर सीलिंग की गई प्राइजेस की। अच्छा, एक जो लेबर को जो वेज मिलती थी उसकी भी एक प्रॉपर सीलिंग की गई, एक प्रॉपर उसका सिलेक्ट किया गया उसकी वेजेस। अच्छा, जो मीट और ब्रेड थे उनको रोशनिंग की गई स्पेसिफिकली, ताकि ना तो किसी को कम मिले ना तो किसी को ज्यादा मिले। ये बहुत अच्छी चीज रॉबस्पियर ने की थी अपनी रीन के द्वारा, कि मीट और ब्रेड की रोशनी की थी जिसकी बहुत ज्यादा कमी हो रही थी। पीजेंट्स को स्पेशली ट्रांसपोर्ट करने पड़ते थे ग्रेन्स गांव से लेके सिटीज में, और प्राइसेस जो थी उन ग्रेन्स की फिक्स ही रखी गई। तो जो एक्सपेंसिव, जो महंगे, जो नोबल लोग महंगे वो सफेद कलर का आटा ले खाते थे, उसको बिल्कुल बंद कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, फॉरबिडन कर दिया। और जो इक्वलिटी थी, ये जो कंसेप्ट इक्वलिटी का, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लाया गया, इक्वलिटी। और जो पहले सर मैडम हुआ करते थे, अब जो भी हर एक इंडिविजुअल है उसको सिटीजन ही बोला जाएगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग किया करे। चर्चेज जो थे उनको शट डाउन कर दिया गया और उनको बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया या ऑफिस में बना दिया। और कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आया कि बहुत सारी आवाजें इनके खिलाफ भी, रॉबस्पियर के खिलाफ भी उठने लगी, और फाइनली इनको कन्विक्ट किया गया। 1794 जुलाई में इनको गिल्टन मतलब फांसी दे दी गई और इनकी सरकार भी इस तरीके से खत्म हुई। तो जब जैकब की गवर्नमेंट का फॉल होते हुए ही एक फिर से फ्रांस में एक लूप क्रिएट हुआ, एक फिर से एक मौका मिल गया वेल्दियर मिडिल क्लास को, ताकि वो फिर से पावर को सीज करे। और उसमें क्या हुआ कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने वोट को डिनाई किया उन सारे लोगों को जो नॉन प्रोप्रिएटरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नॉन प्रोप्रिएटरी मतलब जिनके पास लैंड वगैरह सारी चीजें नहीं है, उनको वोटिंग राइट से डिनाई किया। और उसके बजाय उन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिलें बनाई जो कि डायरेक्टरी बनाएंगी, और डायरेक्टरी में होंगे 5 मेंबर्स ऑफ द डायरेक्टरी आएंगे। और वो ये इसलिए इन्होंने किया क्योंकि रॉबस्पियर के दौरान इतना ज्यादा कंट्रोल, इतनी ज्यादा पनिशमेंट स्टार्ट हुई थी लोगों के ऊपर, इतनी ज्यादा क्रूरलिटी रॉबस्पियर ने की, कि वो चाहते थे कि पावर एक बंदे के हाथ में ना आए, एक बंदे के हाथ में पावर जो है वो कलेक्ट ना हो। इस चीज को रोकने के लिए 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो ये था रॉबस्पियर की रीन रॉबस्पियर की जिस पीरियड में रॉबस्पियर ने अपना राज किया फ्रांस में। तो
उसको रीन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। उसके अलावा तो जैसे ही डायरेक्टरी बनी तो डायरेक्टरी का फिर क्लैश होने लगा किसके साथ, जुडिशरी के साथ। तो डायरेक्टरी का जब क्लैश होने लगा जुडिशरी के साथ, तो वहां पे एक और लूप क्रिएट हुआ जिसने नेपोलियन बोनापार्टी को मौका दिया कि वो अब फ्रांस में वाइटल रोल प्ले करे। तो यहां से आ गया फिर नेपोलियन बोनापार्टी। अच्छा, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि वुमेन का क्या रोल था फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। मतलब माना जाता है कि वुमेन्स जो थी वो वुमेन का एक बहुत ही एक्टिव एंड प्रोएक्टिव थे। इनफैक्ट उनका पार्टिसिपेशन इस रेवोल्यूशन में मोस्टली इन्वॉल्व थी। जैसे फ्लावर, फूल बेचती थी, फ्रूट सब्जी वगैरह बेचती थी, डोमेस्टिक वर्क करती थी, और उनका मोस्टली ये काम होता था कि फैमिली का देखभाल करना। तो इनके राइट्स का भी बहुत ज़्यादा मतलब इनके भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। इनको बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जो आया उसने तो इनको एक बिल्कुल पैसिव सिटीजन में डाल दिया। तो उसमें भी इनकी होप थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आफ्टर दैट मतलब जैसे ही वो नया रेवोल्यूशन आया, जैसे ही सरकार बदली, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे होने लगी। जैसे कि पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, न्यूज़पेपर छापने लगे, महिलाओं के बारे में बात करने लगे। कहते हैं कि 60 क्लब्स थे उस टाइम के, वो जो महिलाओं को प्रमोट करते थे। एक जो फेमस क्लब था कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ये बहुत एक फेमस वुमेन का क्लब था। तो बाद में ये मतलब राइट टू वोट महिलाओं के लिए इसके बारे में प्रोटेस्ट किया गया कि इनको मिलना चाहिए, कि इनको पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट का मौका मिलना चाहिए। स्कूलिंग बहुत कंपलसरी कर दी गई लेटर ऑन, कि महिलाओं को स्कूल भेजने का मतलब एक प्रावधान किया उन लोगों ने, मतलब उस सरकार ने। उसके अलावा जो फीमेल्स थी वो खाली फर्स्ट स्टेट जो बिलोंग करती थी खाली वो पढ़ती थी, थर्ड स्टेट को नहीं पढ़ने दिया जाता था, जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी। तो ये सब लॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद राइट टू वोट जो मिला महिलाओं को फ्रांस में, दैट वाज इन 1946 आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल। तो ये सारी चीजें हुई। तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का क्या हुआ? कहते हैं कि जो जैकोबियन सरकार के दौरान उसने बहुत बढ़िया काम किया स्लेवरी को खत्म करने का। उससे पहले क्या होता था कि ट्रेड होता था, ये ट्रेड होता था फ्रांस, यूरोप एंड अमेरिका, मतलब यूरोप, फ्रांस, अफ्रीका और अमेरिका, ये तीन, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रेड होता था। किनका? स्लेव्स का। क्या होता था कि ये जो यूरोपियन जो मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, वो अपने जो उनका पोर्ट था नैंटेज, वहां से वो मर्चेंट्स चले जाते थे अफ्रीका, और अफ्रीका से वो अफ्रीकन कोस्ट से वो उठा के लाते थे स्लेव्स को, और स्लेव्स को फिर बाद में अटलांटिक ओशन से होके कैरेबियन में भेज देते थे। क्योंकि यूरोप में कॉफी, शुगर और इंडिगो प्लांटेशन की काफी कमी थी, अंग्रेज लोग इंटरेस्टेड नहीं थे वो दूर काम करने के लिए, तो इसलिए वो उन लोगों को नीग्रोस जो जिनको बोलते थे उनको वो वहाँ अफ्रीका से ले आते थे, और कैरेबियन में ट्रेड करवा के वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करते थे अपना जितना भी फूड आइटम्स थी, जितने भी कॉफी है, शुगर है, वो ट्रांसपोर्ट करते थे यूरोप में। तो इस प्रकार से इनका ट्रेड चला। फाइनली स्लेवरी भी खत्म हुई 1848 में फ्रांस में। तो उसके अलावा कन्वेंशन भी 1794 का जो कन्वेंशन था, कि उससे पहले की बात है, कि मतलब ये भी बोला गया कि फ्रांस में स्लेवरी को ख़त्म कर दो, चाहे फ्रेंच ओवरसी पोजीशंस जितनी भी हैं वहाँ पे भी स्लेवरी को ख़त्म कर दो। लेकिन लेटर ऑन नेपोलियन बोनापार्टी जो थी उसने स्लेवरी को फर्दर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये था स्लेवरी के बारे में, कि अबॉलिशन के बारे में, कि स्लेवरी कैसे अबॉलिश
हुई थी। तो इसके अलावा भी 2-4 चीजें और थी जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा अभी, कि एक और चीज जो बड़ी फेमस थी कि सेंसरशिप जो है 1789 के बाद सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। ये जो सेंसरशिप, जो ओल्ड रेजिम में जो सेंसरशिप था ना, ओल्ड रेजिम में जो सेंसरशिप था वो खाली तब होता था, मतलब कोई भी पोजीशन, कोई भी गाना, कोई भी मूवी, कोई भी थिएटर, कुछ ऐसा तभी पब्लिश, या कोई न्यूज़ तभी पब्लिश किया जाता था जब वो अपने किंग से परमिशन लेता था। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था इन सारे रेवोल्यूशंस के बाद। तो ये बहुत बड़ा, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स जो थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी एंड एक्सप्रेशन थी, नेचुरल राइट थे, ये अब लोग इन चीज़ों का इंजॉय करने लगे। ये और साथ में न्यूज़पेपर्स थी, पैम्पलेट्स थी, बुकलेट्स या प्रिंटेड पिक्चर्स जो भी थी मार्केट में फ्लड करने लगी, और मतलब ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम कहने लगी। मतलब सोचो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो था वो फाइनली लोग एंजॉय करने लगे फ्रांस में। ओके, तो ये थी। अब लास्ट में क्या हुआ कि कंक्लूजन में हम देखते हैं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया, उन्होंने क्राउन को हथियाया अपने हाथ में और मतलब क्राउन पे बिठाया फ्रांस के, मतलब वो राजा बने, किंग बन गए, और उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज पे काफी ज्यादा अटैक किया। और बाकी जो उसकी अपनी थी, जो अपनी जो जितनी अपनी फैमिली के मेंबर थे उनको उसने अपने में अपनी अपनी राज में ही सेटल कर दिया, उनको प्लेस कर दिया। तो और उसने बहुत सारे लॉज भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि लॉज क्या क्या इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट वजन और मेजरमेंट का, जैसे डेसिमल सिस्टम प्रोवाइड किया। मतलब इट वाज ओनली ड्यूरिंग नेपोलियन बोनापार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले क्या होता था कि मैं बहुत सारे जो नेपोलियन लिबरेटर्स थे वो फाइनली नेपोलियन जो बोनापार्टी की हार जो थी वो हुई बैटल ऑफ वाटरलू में। वाटरलू, ये याद रखना, वाटरलू कब हुई? 1815 में। ओके, वहां पे उनकी हार हुई। तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टी जितने उन्होंने नई चेंजेस लाई, उनका वो एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज बने, जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी है, मॉडर्न लॉ है यूरोप में, है ना। तो इन्होंने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा असर डाला। ठीक है, कि जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत बड़ी देन है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो का यहाँ पे समाप्त करते हैं, और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी वीडियो के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।